हेलो दोस्तों, सो आज हमारा ये 15वां लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का, और ये लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे हमने सर्कुलर मोशन के बारे में हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था, तो मैंने आपको ब्रीफ बताया था सर्कुलर मोशन के बारे में कि कौन सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टर्म्स उसके होते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, ये सब की हमने बात की थी। अब यहाँ हम सर्कुलर मोशन के द रीजन की हम बेसिकली चर्चा करेंगे, और उसका एक स्पेशल केस होता है बैंकिंग ऑफ रोड, और विदाउट बैंकिंग भी, मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर टर्न लेता है या फिर कोई कार वगैरह जब सर्कुलर टर्न लेती है तो उसको एक फोर्स मतलब सर्कुलर मोशन को करने के लिए फोर्स का एक रिक्वायरमेंट होता है, जो कि फ्रिक्शन हेल्प करता है। बिना फ्रिक्शन के कोई भी बॉडी सर्कुलर टर्न नहीं ले सकती है। या फिर हम इंक्लाइंड प्लेन पे यदि किसी बॉडी को चलाएं, मतलब सर्कुलर मोशन में, या फिर सपोज़ कहीं मेरे को और कुछ ज़्यादा स्पीड चाहिए सर्कुलर टर्न के लिए, तो हम उसको बैंग कर देते हैं रोड को। तो इसी की हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं लिख देता हूँ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो ये डायनेमिक्स का मतलब हुआ कि जैसे काइनेमेटिक्स का मतलब मैकेनिक्स का दो ब्रांच होता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में मतलब एक तरह से रीजन ऑफ द मोशन को हम डील करते हैं। मतलब अब कोई बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, या फिर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उनके रीजन्स को जानना ही एक तरह से डायनेमिक्स बोलते हैं, डायनेमिक्स ऑफ दैट मैकेनिक्स। तो हम आज सर्कुलर मोशन के रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसका रीजन होता है। इसका हम स्पेशल केस लेते हैं आज। कोई सर्कुलर पाथ में, सपोज मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में कोई गाड़ी ट्रैवल कर रहा है किसी स्पीड से। ठीक है, या फिर हमारा एक रोड है, ये रोड था स्ट्रेट, और यहाँ पे हमें एक सर्कुलर, ऐसे स्क्वायर बना के तो हम नहीं जनरली बनाते हैं। रोड जो हमारा होता है, जो टर्न होता है, जो एक सर्कुलर एक रेडियस पे एक टर्न होता है, इसकी एक रेडियस होती है। ठीक है, और ऐसे हमारी गाड़ी टर्न लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न लेते समय जो रिक्वायरमेंट है उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हुआ, यहाँ बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब बैंक मतलब होता है कि थोड़ा सा हाइट कर देना इंक्लाइन प्लेन की तरह, इस तरह से पाथ को, और यहाँ फिर आप टर्न ले लो ऐसे करके। सपोज आप चल रहे हो, ठीक है। तो मैं इस इंटायर टॉपिक को यदि मैं डिवाइड करूँ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को, तो बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं 2 क्लासिफिकेशन ही करता हूँ। एक होता है विदाउट बैंकिंग, मतलब विदाउट बैंकिंग भी आप सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर सकते हो विदाउट बैंक। आपने देखा होगा रोड पे यदि कोई सर्कुलर टर्न है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब वो एंगल, उसका कुछ थोड़ा सा एंगल होगा ही। तो विदाउट बैंकिंग थीटा विल बी 0, और विथ बैंकिंग, ठीक है, विथ बैंकिंग मैं और समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। विदाउट बैंकिंग का मतलब हुआ कि अब नॉर्मल यहाँ पे वो टर्न ले रहा है, नॉर्मल रोड पे वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, टर्न ले रहा है। ठीक है, विथ बैंकिंग का मतलब इस नॉर्मल रोड को थोड़ा सा आप इंक्लाइन कर दिए हो, थोड़ा सा बैंक कर दिए हो, और फिर इसको टर्न लेने में थोड़ा सा और आसानी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आता है, फ्रिक्शन आता है, ये सब देखेंगे। अब विथ बैंकिंग में भी 2 केसेस हैं। विथ बैंकिंग में हमारा एक केस है कि विदाउट फ्रिक्शन और विथ फ्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ तो फ्रिक्शन होगा ही, यहाँ बिना फ्रिक्शन के तो वो टर्न ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन समरी आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस इन्हीं 3 केसेस, आइदर ऑफ द 3 केसेस पे क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम विथ बैंकिंग को देखते हैं, विदाउट बैंकिंग को देखते हैं। मतलब जहाँ हमने कोई भी बैंक नहीं किया है। बैंक मतलब होता है स्लोप एक तरह से डाल देना रोड पे। सपोज कोई रेस चल रही है, रेसिंग मैदान यदि आप देखे होगे, कोई मतलब कार रेस वगैरह, तो वहाँ आपने ध्यान से देखा होगा कि वहाँ कभी कभी बैंक नहीं रहता है, कहीं कहीं तो बैंक कर दिया रहता है, कहीं कहीं बैंक नहीं किया रहता है। तो वैसे केस में भी उन्हें सावधानी से चलाना होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ विदाउट बैंकिंग की। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है वो है विदाउट बैंकिंग।
विदाउट बैंकिंग, और आप ऐसे भी बोल सकते हो टर्निंग ऑन ए रोड, टर्निंग ऑन ए लेबल रोड बोल सकते हो, लेबल रोड या फिर लेवल उसको बोलते हैं, पता नहीं, लेवल रोड मतलब प्लेन रोड आप बोलो बेटर, ऑन ए प्लेन रोड, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे एंगल नहीं है, वो नॉर्मल आपका रोड ऐसे बना हुआ है, आप यहाँ पे टर्न ले रहे हो, ठीक है, आपकी कार है और यहाँ पे आप टर्न ले रहे हो, आपकी कुछ स्पीड होगी v, तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हमें v निकालना होता है कि कितनी स्पीड से, यदि कितनी मैक्सिमम स्पीड से मैं टर्न लूँ ताकि मैं स्किड ना करूँ। बेसिकली स्किडिंग का चांस होता है, जनरली आप शार्प टर्न ले रहे हो रोड पे भी, आपने बाइक यदि चला रहा होगा तो आपको ये फील हुआ होगा कि यदि आपको थोड़ा स्पीड कम करना होता है टर्न लेते समय, यदि आप स्पीड ज़्यादा में आप चाहोगे टर्न लेना तो चांसेस है कि आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब आप स्किड कर जाओगे। अब टर्न लेने के लिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, ये तो टॉप व्यू है, यदि मैं साइड व्यू बनाऊँ तो एक तो नॉर्मल लग रहा है और एक ग्रेविटी लग रहा है, और आपको एक फोर्स चाहिए जो कि फ्रिक्शन लगता है इस डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड के डायरेक्शन में, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स। ये फ्रिक्शन ही हेल्प करता है उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करने के लिए। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r होगा। अब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, मतलब या काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 0 और मैक्सिमम वैल्यू का होता है, और इसका म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है एक लिमिटिंग केस, मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वेलोसिटी की जिसे मैं सेफली टर्न ले सकूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू mv की मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर/r, यही इक्वेशन होगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg है, एंड दैट इक्वल्स टू, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वेट कर सकते हो, दैट इक्वल्स टू m इंटू वी मैक्स स्क्वायर/r। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, m कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगा √μgr। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये लेवल रोड पे, जब प्लेन रोड है वहाँ पे यदि आपको टर्न लेना है तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब किस रेडियस पे आप टर्न ले रहे हो। यदि काफ़ी शार्प टर्न है, एकदम छोटे रेडियस पे टर्न है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड भी कम होनी चाहिए। यदि कोई ऐसे देखा होगा आपने, मतलब ट्रेन भी टर्न लेता है तो रेडियस काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है ताकि हाई स्पीड में भी वो मतलब ट्रेन ट्रैवल कर सके, वरना यदि काफ़ी शार्प टर्न होगा तो ट्रेन की स्पीड घटानी होगी। तो ये सब कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है, मतलब इसको आपको डिफ़िकल्ट तरीके से देखना नहीं है। जनरली बच्चों लोगों को ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपने डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इस पर क्वेश्चन जो आते हैं काफ़ी सिंपल आते हैं, मतलब डायरेक्टली या तो लेवल लोड मेंशन कर देगा, बैंक नहीं है, और ये सब वैल्यू आपको दे दिए रहेंगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला के अंदर वो वैल्यू डालना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस हमारा है विथ बैंकिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल टॉपिक है इसका बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलिए मैं लिख देता हूँ बैंकिंग ऑफ रोड। हमारा ये वो बैंक नहीं है जहाँ हम बैंक जाते हैं, ये बैंक है। बैंक मतलब इसको बोलते हैं आई थिंक स्लोपिंग ऑफ ए ग्राउंड को बैंक बोलते हैं। तो बैंकिंग ऑफ ए रोड, ऑफ द रोड while taking turn, we can say that while taking turn। अब NCERT में भी ये क्वेश्चंस जनरली आते हैं बोर्ड वगैरह एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू NCERT ऑल्सो, एज वेल एज JEE में भी क्वेश्चंस अच्छे आ सकते हैं इस पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को यहाँ पे मैंने बताया था केस 1 है हमारा कि हमें टर्न लगवाना है बिना फ्रिक्शन के। अब यहाँ बिना फ्रिक्शन के भी आप टर्न लगवा सकते हो, विदाउट फ्रिक्शन। कैसे, नॉर्मल हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल मदद करता है टर्न करने में, मतलब नॉर्मल लग रहा होगा सेंटर के डायरेक्शन में जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। इतना एक्चुअली बैंक नहीं होता, मैं ऐसे ही बना दिया, काफ़ी छोटा सा एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं गाड़ी को रख दिया, ठीक है।
भी ऐसे कुछ मूव कर रहा है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये पूरा बैंक रोड ही है, ठीक है, ऐसा कुछ बैंक रोड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, ओके। और इसकी कुछ रेडियस है। तो अब इसको सक्सेसफुली टर्न करने के लिए क्या चाहिए, सेंटर की तरफ कोई फोर्स चाहिए। यदि सेंटर की तरफ कोई फोर्स होगा तो ये सक्सेसफुली टर्न कर लेगा और आसानी से सेंटर की तरफ फोर्स आ भी जाएगा। अब देख लो नॉर्मल है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो नॉर्मल का कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा। सो एन साइन थीटा क्या करेगा, एन साइन थीटा ही इसको सर्कुलर मोशन में टर्न करवा देगा। और एम जी यदि मैं ऐसे लिखूँ, यहाँ एम जी है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा है, तो एम जी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन से आपको मतलब नहीं है, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी की कोई भी कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नहीं, तो सिर्फ नॉर्मल की मदद से ये मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने सब कुछ सही लिया है, थीटा, ओके। अब आपको क्या इक्वेशन लिख देना है, आप नॉर्मल न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दो। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, एन साइन थीटा, एक ही फोर्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि इसको रोटेट कर रहा है, फ्रिक्शन मैंने यहाँ एज्यूम नहीं किया है, तो एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, करेक्ट। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल है, तो नॉर्मल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इस तरह मूव कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में ये एक्सलेट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो हम वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। तो हम नॉर्मल का एक और कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, नॉर्मल का इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वो एन कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हो, आप इक्वेशन लिख सकते हो एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। तो हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो गया। चाहो तो आप n की वैल्यू निकालो, यहाँ से n की वैल्यू आ गई एम जी बाई कॉस थीटा। इस n की वैल्यू यहाँ पे डाल दो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मास और मास कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा v आ गया, v इक्वल्स टू रूट जी आर टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि विदाउट फ्रिक्शन ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मतलब अब देख लो किस किस पे ये डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी तो है, कांस्टेंट ही रहता है, रेडियस, हाँ रेडियस भी, यदि ज़्यादा रेडियस का होगा तो हमें ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी, हम और स्पीड, ज़्यादा स्पीड से चला के हम सर्कुलर मोशन में टर्न लगा सकते हैं। एंगल भी ज़्यादा होगा, देखो थीटा यदि ज़्यादा होगा तो हम मैक्सिमम और वेलोसिटी हम बढ़ा सकते हैं। अपने मौत का कुआं वगैरह में देखा होगा, कितनी ज़्यादा स्पीड से वो बिल्कुल एंगल 90 कर देते हैं, या फिर 85, 89, 85 मान के चलो, या फिर 18 मान के चलो, ऐसा रहता है उनका। तो इस तरह भी वो काफ़ी स्पीड से वो रोटेट कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनका थीटा काफ़ी है, तो स्पीड से उनको एक तरह से नॉर्मल मिल जाता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला था, हमने डिराइव किया। यदि आपको इन केस फॉर्मूला भूल भी जाओ तो क्विकली आप डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम बना के आप इसको डिराइव कर सकते हो। अब जो बैंकिंग ऑफ रोड जो एक थर्ड केस है, फ्रिक्शन जब रहता है तो फ्रिक्शन भी हेल्प कर देता है एक तरह से। फ्रिक्शन तो पहले केस में हेल्प कर ही रहा था हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जब टर्न लेने में, यहाँ नॉर्मल हेल्प कर रहा है। यदि फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, आसानी से, तब हमें और ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, तब हम और ज़्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। तो वो फ्रिक्शन का केस ले लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो मैं लेता हूँ केस 2। केस 2 हमारा है बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, ठीक है। तो सेम डायग्राम मैं बनाऊंगा, ये इसका ये डायग्राम होगा, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये थीटा है और हमारा यहाँ पे कार यहाँ पे है, कार का तो कोई गाड़ी का तो ये ऐसे टर्न ले रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस सबसे पहले लगाना है आपको, कौन कौन से फोर्सेस पे लग रहे हैं वो आप लगा दो। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, मैं किसी सबसे पहले नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, ठीक है, ये दोनों तो फिक्स है।
और इसकी टेंडेंसी जो है ऊपर की तरफ स्किड होने की है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन हमारा ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये तीनों फोर्स लग गया। और कोई फोर्स है देख लो, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल होता है, फ्रिक्शन होता है, वो हमने लगा दिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटी होता है, वो हमने लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ा एंगल्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है, मैं हॉरिजॉन्टल भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एंगल हमारा थीटा है, और यहाँ भी वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। अब चलिए सारे फोर्सेस का कंपोनेंट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का एक आएगा कंपोनेंट f cos थीटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा f sin थीटा, और नॉर्मल का भी दो कंपोनेंट आएगा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर n cos थीटा। इस तरह से कुछ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब आपको ऐसे ही जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको फोर्सेस इक्वेट कर देना है। वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट कर देना है, और हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा होगा, वो एक तरह से इसको एक्सेलेरेट कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो आपको दो इक्वेशन यहाँ भी मिलेगा, तो आप दो इक्वेशन लिख दो आसानी से। तो आप क्या लिखोगे, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r, वेरी सिंपल। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेट कर दो। सो n cos थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg। ठीक है, तो हमारा ये दो इक्वेशन हो गया। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपकी v निकाल देना है। तो अब देख लो n और f दो वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, तो f को हम लिमिटिंग केस में म्यू mg डाल देंगे, और म्यू mg नहीं डालेंगे, f की म्यू इंटू n डाल देंगे। तो चलो f की वैल्यू हम डाल देते हैं म्यू इंटू n। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, n sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r। तो हमने इसको बोल दिया फर्स्ट डैश, और सेकेंड डैश को मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg। इसको बोल दिया सेकेंड डैश। ठीक है, ओके। अब बस इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 डैश बाई 2 डैश। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डिवाइड किया। तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ v²/gr के बराबर हो जाएगा। तो चाहो तो v की वैल्यू आप निकाल दो, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ gr इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें कई बुक्स में आपको tan थीटा के टर्म्स में दिया जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा आपको गिवन ही होगा, तो इस तरह से आप Vmax निकाल सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। चलो इसको मैं cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। cos थीटा से मैं डिवाइड करूँगा तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ gr, तो ये tan थीटा आ जाएगा और ये 1, सो म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाई और 1 माइनस, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, आई थिंक यही आएगा, ध्यान से देख लो मेरा कैलकुलेशन। तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू v²/g, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एंड cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। cos थीटा से डिवाइड करोगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो tan थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब देख लो यहाँ पे म्यू की वैल्यू यदि 0 डालोगे तो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ gr tan थीटा। ठीक है, तो हमारा ये स्पेशल केस हो गया। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये 3 केसेस मैंने दे दिया। अब क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं इस पर नहीं ले रहा हूँ। आप असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली म्यू वगैरह दे दिया रहेगा, थीटा दे दिया रहेगा, तो आपको वी की वैल्यू डायरेक्टली या तो फॉर्मूला में डाल के आ जाएगा आंसर, या फिर आप प्रॉपरली, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है मतलब
एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली डिराइव कर लो, या फिर स्टार्टिंग में ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आप डिराइव करना सीखो पहले, और फिर लास्ट में मतलब जब काफ़ी प्रैक्टिस कर लो फिर फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है, और हमने 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का कर लिया 11th स्टैंडर्ड का, एक काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, और लॉज ऑफ मोशन। ये 2 मतलब एक तरह से काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर्स है इंटायर फिजिक्स के बेसिकली। और उससे पहले मैंने फंडामेंटल चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया था आपको, मतलब बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स, वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो अब ऐसे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का रिक्वेस्ट है कि क्लास 12 के भी कुछ टॉपिक्स पहले स्टार्ट कर दीजिए, तो ठीक है, मैं अभी आई थिंक यदि आप 11th क्लास में होगे तो आपको मतलब समय मिल गया अभी, मतलब अभी लॉज ऑफ मोशन तक मैंने काफ़ी आगे तक पढ़ा दिया है, अभी बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में भी आपको मतलब मोशन ही चल रहा होगा एक तरह से। तो लॉज ऑफ मोशन तक मैंने पढ़ा दिया, तो आपको 1-2 वीक का टाइम लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और साथ में प्रैक्टिस भी करने के लिए प्रॉब्लम्स को। तब तक मैं 1-2 चैप्टर 12th का भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर वापस 11th 12th ऐसे मैं चलता रहूँगा, ठीक है। ऐसे हम करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यदि आप ड्रॉपर हो या फिर आप 12th स्टैंडर्ड में, तब तो कोई बात नहीं, 12th स्टैंडर्ड की फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।